हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति और आप हैं एक नए सेशन के साथ। चलिए बात करते हैं हम आज भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान के जो हालात हैं आज वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान वैसे आज़ाद हुआ 1947 और 1947 से लगभग 2 बार बाप बन रहा है। 2 बार मतलब पहली बार एक बार तो वो 1971 में बन रहा है और दूसरी बार अब वो प्रेग्नेंट है, यानी कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है और जिस दिन डिलीवरी हो जाएगी भारत उस दिन दूसरी बार दादा बन जाएगा। चलिए बात करते हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी प्रेग्नेंट यानी जो उसका एक और बेटा होने वाला है बलूचिस्तान का इतिहास और पाकिस्तान का इतिहास अपन देखते हैं। चलिए पहले अपन बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के आसपास जितने भी देश हैं पड़ोसी देश, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आज के टाइम में बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी पूरा एक अखंड भारत था अपना। 1935 में अपने भारत से अलग म्यांमार हो गया, उसका नाम बर्मा था। फिर 1947 में भारत से आज़ाद पाकिस्तान हुआ। फिर पाकिस्तान का बंटवारा माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने करवाया था और उसका नाम एक पोता नया बना था जो उसका नाम था बांग्लादेश 1971 में। अब धीरे धीरे चलते लगभग 1971 50 सालों में 55 साल के बाद एक और पोता होने वाला है भारत का, उसका नाम है बलूचिस्तान। बात करते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगभग 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन से हैं? एक तो ऊपर से पेशावर, उसकी राजधानी पेशावर है। पंजाब, उसकी राजधानी लाहौर है। और एक सिंध जिसकी राजधानी कराची। और एक सबसे बड़ा बेटा यानी सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्वेटा है। क्वेटा क्या है? क्वेटा। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, तो बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का कुछ ज्यादा इतिहास नहीं है क्योंकि आज़ाद तो 1947 में हुआ था। उससे पहले का इतिहास जो भी है वो अपना भारत में ही इतिहास है, चाहे वो मध्यकाल से लेके चाहे वो मुगल काल से लेके पूरा भारत का ही इतिहास है, उसी को तोड़ जोड़ के पढ़ाता है। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट में पाकिस्तान के तो 4 राज्य हैं और उसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 24 से 25 करोड़ है। और क्षेत्रफल देखा जाए तो पाकिस्तान का लगभग 9 लाख किलोमीटर एरिया है। और पाकिस्तान में भाषा देखी जाए, जैसे जिस प्रकार अपने भारत में जो राज्य हैं और राज्य के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की अलग भाषा है, उसी प्रकार जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी और महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाली। वैसे ही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बलूची भाषा, सिंध में सिंधी भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा और इसकी मेन भाषा उर्दू है। जिस प्रकार भारत की मुख्य भाषा राष्ट्रभाषा बोली जाए, वैसे तो राष्ट्रभाषा है नहीं लेकिन बोली जाए तो जिस प्रकार हिंदी भाषा है, उसी प्रकार पाकिस्तान की जो मेन मुख्य भाषा है वो है उर्दू। ठीक, अब बात करते हैं अपन बलूचिस्तान। ये जो एरिया है मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान आज के टाइम पर जिस दिन से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जिस दिन से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और उसी दिन से पाकिस्तान जो प्रेग्नेंट था उसको दर्द होने लगा और धीरे धीरे इसको प्रेग्नेंट यानी अभी ये हॉस्पिटल में तो भर्ती हो गया है प्रेग्नेंट वाले वार्ड में। अब किसी भी दिन खुशखबरी आ सकती है कि पाकिस्तान बाप बन गया है और भारत दादा बन गया है यानी बाबा बन गया है। तो बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के अनुसार
या पॉपुलेशन के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। जिस प्रकार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश है, लेकिन पाकिस्तान का सब जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने भारतीय राजधानी के यहाँ पर भी दिल्ली है जो स्टार बनाया है, इस्लामाबाद में भी यहाँ स्टार बनाया है, अफगानिस्तान में यहाँ भी स्टार बनाया है, तो ये तो पाकिस्तान का ही राज्य है, तो आपने यहाँ पर स्टार क्यों बनाया है? स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि अब ये सुर्खियों में है, यानी स्टार अब ये बनने वाला है, क्योंकि अब ये अलग से राज्य अलग से देश बनने वाला है, कभी भी खुशखबरी आ सकती है। अब क्योंकि कुवैत जो बलूचिस्तान है, जो देखा जाए तो पश्चिम में ईरान से इसकी सीमा लगती है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से सीमा लगती है और दक्षिण में देखा जाए तो अरब सागर में इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और इसका मुख्य सीमा है जो लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा है, केवल दो देशों से लगती है, अफगानिस्तान और ईरान से। अब इसका क्षेत्रफल देखा जाए, इतिहास देखा जाए, यहाँ पर इसमें जो विद्रोह हो रहा है, इसकी जो यहाँ की जनता है विद्रोह कर रही है, आजादी के विद्रोह कर रही है, वो कब से कर रही है और क्यों कर रही है, चलिए देखते हैं। क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तभी से वहाँ की जनता इस पाकिस्तान की सरकार से, वहाँ की राजनीति से परेशान है। लगभग 1940 या 1947 से तभी से आजादी के यहाँ पर बम फोड़े जा रहे हैं। इसका जो मेन उद्देश्य था वो भारत में ही मिलने का था, भारत में शामिल होने का था, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो भारत से थोड़ा दूर है। इसमें बीच में जो सिंध एरिया है ये आ जाता, नहीं अन्यथा ये भारत का ही हिस्सा था। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, आने वाले समय में बलूचिस्तान एक अलग राज्य बनने वाला है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग पाकिस्तान के सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ इसका क्षेत्रफल लगभग 3.4 किलोमीटर स्क्वायर लाख एरिया है, मतलब 3.4 लाख किलोमीटर एरिया इसका क्षेत्रफल है बलूचिस्तान का। और इसकी पॉपुलेशन देखी जाए यानी जनसंख्या देखी जाए तो 1.5 से 2 करोड़ इसकी जनसंख्या है। ठीक है, यहाँ के एक नेता है मीर यार बलूच, उनकी एक सेना यानी उन्होंने ही लोगों ने जोड़ कर एक सेना बनाई है, उसी के ये मुखिया है और मेन करता धरता ये मीर बलूच ही है। वो ही अपने क्षेत्र यानी अपनी जनता को अपने इस राज्य को आजाद कराने की बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और यूएनओ में जाकर बात उठा रहे हैं कि हमको आजाद किया जाए, हमको पाकिस्तान के द्वारा कोई भी साधन, कोई भी संसाधन, कोई भी सुविधा, कोई भी पानी, खाना पीना, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम इस भिखारी पाकिस्तान के पास क्यों रहें। इसलिए हमारे पास जो भी संसाधन है वो पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे संसाधन है, हमको आजाद किया जाए और हम एक अपना देश स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है और समुद्र एरिया भी बहुत अच्छी है, अरब सागर से लगती है। और इसका एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह बहुत ही फेमस बंदरगाह है, बहुत ही यदि अंतर्राष्ट्रीय मामले में देखे जाए तो बहुत ही अच्छा इसकी लोकेशन है। अब बात करते हैं कुछ इतिहास के बारे में कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है। लगभग प्राचीन कालों से भी इसका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता का से आसपास का इसका इतिहास रहा है। कुछ विद्वानों की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान के ही मुख्य जो लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे, वो बलूचिस्तान के ही मुख्य लोग माने जाते हैं। ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मूल लोग बलूचिस्तान के ही माने जाते हैं थोड़े बहुत। और इसका और इतिहास देखा जाए तो
यहाँ पर जो राजा थे इस क्षेत्र पर जो शासन किया था वह एक हिंदू राजा यानी एक हिंदू राज्य था पहले। इस पर लगभग ज्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पर हिंदू ही थी, सनातन धर्म को मानने वालों में से थी, इसलिए यहाँ पर जो राजा था इस पर शासन करने वाला था वह एक हिंदू राजा था, हिंदू शासन था। ठीक है, फिर धीरे धीरे चलते चलते जिस प्रकार मुगल लोग और इस्लाम धीरे धीरे भारत में बढ़ते हुए आया था, पश्चिम से होते हुए आया था, तो शुरुआत में तो यही पड़ता है ईरान अफगानिस्तान, तो ऐसे ही इस्लाम आया लगभग 7वीं सदी में धीरे धीरे आकर यहाँ पर बसते गए और धीरे धीरे यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे डाउन होती रही। ठीक है, और इसका इतिहास देखा जाए तो मुगल काल से ही इस पर जो शासन करा था जो एक मुगल शासक था अकबर ने ही इसको जीता था और इसको अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, और अब बात करते हैं जब इसको अकबर ने साथ शामिल किया तो ये लगभग टोटल पार्ट इस पर यहाँ पर पूरा मुगल शासन हो गया था और धीरे धीरे चलते ये पूरा पाकिस्तान और लगभग भारत के मैक्सिमम पार्ट पर मुगल शासन चल रहा था और उस पर राज्य कर रहा था। ठीक है, और अब धीरे धीरे देखते हैं जैसे समय बढ़ता गया फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, भारत पर जो अधिकार किया, फिर धीरे धीरे चल के 1947 में यहाँ से अंग्रेज भी रहे और मुगल भी गए और स्वतंत्रता के पहले भी लगभग 1940 से इस राज्य में विद्रोह होता रहा है और 1947 में भी हुआ है और धीरे धीरे होता ही चला रहा है। लगभग 1947 से ही जनता यहाँ पर बहुत ही परेशान है। उस समय भी यहाँ की जो जनता थी वह भी इस अपने देश को यानी अपना जो क्षेत्र है एक अलग राज्य बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं जैसे मोहम्मद जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसको कुछ भी करके इसको पाकिस्तान में मिला लिया। जिस प्रकार भारत में जो अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 563 रियासतें भारत में मिलाई थी। कुछ रियासतें थी जैसे हैदराबाद और यहाँ पर गुजरात में जूनागढ़ और भोपाल में मध्य प्रदेश के भोपाल में ये कुछ रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी और एक था जो जम्मू कश्मीर में। ये कुछ 4-5 रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भोपाल को भी मिला लिया और जूनागढ़ में क्या है कि हिंदू शासन था और पॉपुलेशन वहां पर हिंदू थी, इसलिए कुछ भी करके साम दाम दंड भेद करके इसको भी भारत में मिला लिया। मेन रह गया ये हैदराबाद का जो शासन था वो निजाम था। अभी जो प्रेजेंट में जो ये सांसद हैं ओबीसी के पूर्वज उसी वंश से हैं जो अभी जो हैदराबाद है यहीं पर उन्होंने शासन किया था। ये भी चाहता था एक अलग राज्य बने, एक अलग देश बने या फिर हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो भारत के बीचों बीच में है, इसलिए ये पाकिस्तान में नहीं मिल पाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजकर, अपनी पुलिस भेजकर, फोर्स भेजकर इसको भारत में मिला लिया। और बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के जो भी राजा थे वो भी हिंदू थे, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इसलिए वहां पर व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन जब पाकिस्तान पर इन पर हमला किया तो कब्जा किया तो ये दौड़े चले आए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि कैसे भी कर हमको बचाइए, हमारी जनता को बचाइए। तो सरदार वल्लभ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे से जॉइंट करके मैं यदि पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। कैसे भी जाएगी हमको बचाइए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही शर्त रखी थी क्योंकि जब तक यहाँ के जो भील थे, आतंकवादी थे, इस वाले क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे, तब ये दौड़े भारत के पास आए और मदद मांगने आए, तब तक यहाँ पर जो इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर भारत ने यहाँ पर अपनी सेना भेजी और इनको भगाया था। लगभग इस वाले क्षेत्र पर ये अभी भी कब्जा करे हुए हैं। इसका नाम पीओटी है और इसका नाम जो एरिया है ये आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिस पर अभी भी प्रेजेंट में पाकिस्तान का अधिकार है। वैसे ही यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो मुख्य नेता थे मोहम्मद जिन्ना और कुछ नेता थे, वो उन्होंने भी इस बलूचिस्तान को कैसे भी करके अपने पाकिस्तान में मिला लिया और
ऐसे ही करके इस पाकिस्तान के लगभग 4-5 राज्य अभी प्रेजेंट में है। और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में, अभी तो एक तो बांग्लादेश पहले से ही आजाद हो गया और आने वाले समय में ये तो आजाद हो रहा ही, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने पूरा बोल दिया है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं। भारत और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र हमको अन्य अलग देश बनाने की मान्यता दे और हम अब अलग एक स्वतंत्र देश हैं। भारत ने ऑफिशियली तो इसका समर्थन नहीं किया है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन है, जो जनता है, इसको पूरा सपोर्ट कर रही है कि बलूचिस्तान अलग देश बने और भारत में जहां तक हो तो भारत में मिल जाए। क्योंकि जिस प्रकार बांग्लादेश के जो अभी जो नेता है वो बोलते हैं कि चीन यहाँ पर आकर इस जो चिकन नेट है इस पर कब्जा करके जो हमारे जो 7 राज्य हैं इनको अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन ये बांग्लादेश हमारा नाती ये नहीं समझता है। क्योंकि जब ये जो बांग्लादेश का जो क्षेत्र है यदि इस पर भी भारत ने कब्जा कर लिया, और यदि आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी एक एरिया है, अभी मैंने मैप नहीं बनाया है, यदि यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसकी जो गर्दन है पाकिस्तान की, यदि यहाँ पर कब्जा, देखो यहाँ पर ये अपना राजस्थान है, राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, यहाँ से लगभग ज्यादा नहीं तो 100-150 किलोमीटर एरिया होगा, इसकी भी तो एक गर्दन है, यदि मोड़ दी जाए तो ये बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध भी भारत का हो जाएगा। आने वाले समय में इसके टुकड़े तो होना ही होना, ये तो निश्चित पक्का ही है। अभी बलूचिस्तान का टुकड़ा हुआ है, यानी वो अभी आजाद हुआ है। आने वाले समय में आप देखोगे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक और खुशी मिलेगी भारत को, मुबारक हो आपको, एक और नाती हुआ है आने वाले 2-3 साल में आपको, क्योंकि इसमें भी थोड़ा प्रेग्नेंट तो होने वाला है और आने वाले समय में इसकी भी डिलीवरी होने वाली है। ये जो सिंध प्रांत है इसकी जो राजधानी है कराची है, वही क्षेत्र है जहाँ पर जो अभी भारत ने अपना इसका जो बेस उसको तबाह किया था, यही जो राजधानी है इसकी, और आने वाले समय में ये भी आजाद होने वाला है। लेकिन सिंध से मुझको एक बात और समझ ध्यान आ रहा है कि अपने जो नेता थे नाथूराम गोडसे जी, उनकी जो अस्थियां हैं, उन्होंने बोला था कि जब तक जो भारत की जो सिंध नदी है जो ऐसे बहते हुए आ रही है, जब तक भारत जो सिंध नदी है वो भारत के तिरंगे के नीचे ना बही जाए, ना आ जाए, तब तक मेरी अस्थियों को गंगा में या किसी भी नदी में प्रवाहित ना किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो नाथूराम गोडसे जी की जो अस्थियां हैं वह अभी भी सुरक्षित रखी हुई हैं किसी म्यूजियम में। ठीक है, वैसे भी अपन देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये भी अभी अब अधूरा लगता है, क्योंकि अपन बोलते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब तो अभी भी है, थोड़ा पास है भारत के पास, और यदि पूरा आ जाए तो बहुत अच्छा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़, तो देखा जाए क्यों ना भारत को और एक और अटैक करके अपना अखंड भारत बनाया जाए और एक अपना जो राष्ट्रीय गान है उसको एक पूर्ण कंप्लीट बोला जाए, क्योंकि इसके बिना, सिंध के बिना हमारा देश तो अधूरा है ही है और हमारा राष्ट्रीय गान भी अधूरा है। क्योंकि हम बोलते हैं पंजाब सिंध जब तक भारत में नहीं आएगा, नहीं मिलता है, तब तक हमारा देश तो अधूरा है ही है, हमारा राष्ट्रीय गान भी अधूरा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें राष्ट्रीय गान में या तो सुधार करना चाहिए या फिर इस पाकिस्तान के मैप में सुधार करना चाहिए, क्योंकि यदि राष्ट्रीय गान में सुधार करना है तो यदि सिंध को हटाना चाहिए। यदि आप सिंध को नहीं हटाना चाहते हैं तो सिंध वाले एरिया को भारत में मिलाना चाहिए, क्योंकि हम अभी जो राष्ट्रीय गान बोलते हैं वह अधूरा बोलते हैं, इसलिए राष्ट्रीय गान का भी ये अपमान है और अपमान बहुत ही गलत होता है। इसलिए सिंध जो एरिया है इसको भी भारत में मिलाना चाहिए, इससे एक और फायदा होगा, सिंध भी मिलेगा और सिंध के साथ साथ ये अपना बलूचिस्तान भी मिलेगा। इससे बहुत सारे फायदा हैं, क्योंकि अपना जो व्यापार होगा वह बहुत ही आसान हो जाएगा।
क्योंकि अपन इस एरिया से जाते हुए अफगानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट, यूरोप वगैरह होते हुए अपना व्यापार बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमको चाइना से बहुत अच्छी एक सीख लेनी चाहिए। चाइना यहाँ पर सी पैक बना रहा है, ऐसे जो अपना चाइना जो देश है चाइना, ऐसे होते हुए यहाँ पर बलूचिस्तान में होते हुए एक हाईवे बना दिया है और उस पर काम चल रहा है, सी पैक, उसका नाम है सी पैक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन गया है। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक खबर सुनी होगी कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के साथ साथ चाइना यानी चीन की भी सेना पर आक्रमण किया था और इसकी सेना को बहुत ही बुरी तरह यहाँ से भगाया था। और एक और भी बात ताजी सुनी थी कि बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान की जो एक रेल जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसको हाईजैक कर लिया था, सुरंग में उसको हाईजैक कर लिया था और इस पर जो बंदी और इस पर जो सेना थी उसको भी बंदी बना लिया था। इसलिए यहाँ पर विद्रोह तो बहुत ही काफी समय से हो रहा है और धीरे धीरे चलकर ये विद्रोह बहुत ही पॉजिटिव व्यू में पहुंच जाएगा। ठीक है, और बलूचिस्तान के जो नेता हैं वह बोल रहे हैं कि भारत को हमारा पुरजोर समर्थन करना चाहिए, लेकिन भारत को एक ही शर्त पर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है, हमने जब इन छोटे छोटे देशों या पाकिस्तान का सपोर्ट किया है हमेशा हमको धोखा ही मिला है। हमने 1971 में बांग्लादेश को भी आजाद कराया था 1971 में, और आज ये बांग्लादेश ही हमको आंखें दिखा रहा है। हमारे जो अभी आपने देखे होंगे बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, वहां पर अल्पसंख्यक लोगों को मारा गया था, वहां पर हिंदू मंदिरों को हिंदू लोगों को, सिख लोगों को वहां पर बुरी तरह मारा गया था। जब इसको आजाद कराने में भारत का ही पुरजोर समर्थन था, यानी उसको आजाद हमने ही कराया था और ये आज हमको ही आंखें दिखा रहा है। सेम हमको इससे एक और सीख लेनी चाहिए कि अभी जो ये बलूचिस्तान वाले अभी जो बोल रहे हैं कि हमको आजाद कराए, हम भारत के समर्थन में हैं, हम ये है, हम क्योंकि जब हमको ये और डर है कि कहीं ना कहीं ये आजाद हो गया, कहीं ना कहीं ये आजाद हो गया और इसकी भी आंखें यदि उठने लगी अभी बांग्लादेश की तरह, तो कहीं ना कहीं ये भी एक और सिर दर्द बन जाएगा भारत के लिए। अभी तो पाकिस्तान तो है ही है, बांग्लादेश तो है ही है, और एक और देखा जाए तो शायद आप ये मैप में नहीं आ रहा होगा, नीचे देखा जाए तो मालदीव छोटा पिद्दी सा देश यदि अभी आंखें दिखा रहा है, तो हमको एक और सीख लेनी चाहिए कि ये जो अभी बलूचिस्तान अभी जो आजाद होने वाला है, इसको एक ही कंडीशन पर यदि आप भारत को समर्थन करना चाहिए कि आपकी जो भी पॉलिसी होनी वह भारत के विरुद्ध नहीं होनी, यानी आप अपनी जमीन को भारत के विरोध में, भारत के दुश्मन देशों के लिए आप अपनी जमीन को यूज नहीं करने देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी देश हो। कुछ 2-4 ऐसी शर्तें अपन को माननी चाहिए और उस बलूचिस्तान के नेताओं से, वहां की जो अभी जो शासन है या कोई मुख्यमंत्री जो नेता है उनसे लेनी चाहिए, क्योंकि हमको ये सीख लेनी चाहिए 1971 जो बांग्लादेश आजाद हुआ था। ठीक है, अपन कहते नहीं है कि जब कोई भी व्यक्ति या लड़का जब दूध से जल जाता है तो उसको मिठाई भी बहुत फूंट के पीना पड़ता है, तो अभी हम इसको झेल रहे हैं, तो आने वाले समय में कहीं ये भी अपनी आंखें ना उठाए, इसलिए हमको इसका सही से इलाज करना चाहिए। और अभी जो बलूचिस्तान ने भी भारत की नस पकड़ ली है, जिस प्रकार भारत में धर्म के अनुसार जो पॉपुलेशन बहुत अच्छी चलती है, बलूचिस्तान की जो नेता है उन्होंने भी देख लिया है। बलूचिस्तान में एक मंदिर है अपना हिंगलाज माता मंदिर, ये हिंगलाज माता मंदिर, अच्छा इसको ध्यान क्यों आया, ये यहाँ पर जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार यानी यहाँ पर जो मंदिर बनाना चाहता है अब, यानी भारत की पॉपुलेशन जो बहुसंख्यक पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उसको अपने फेवर में लेने के लिए, उसको धर्म के मामले में अपने अनुसार अब हम अपनी
जनता के लिए, अपने देश के लिए प्रेरित करने के लिए इसने एक और कार्य छेड़ दिया है कि यहाँ पर जो हिंदू मंदिर है उसको बनाने की बात बोल रहा है। जिस प्रकार जो माता सती के जो 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक मुख्य मेन शक्तिपीठ यहाँ पर बलूचिस्तान में गिरा था। जो माता सती का जो सिर माना जाता है उसका जो अंश है वो यहीं पर गिरा था। अब बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो नेता हैं, उस इस मंदिर को बनाना चाह रहे हैं और वहां पर जो एरिया है वहां पर कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, जिससे जो हिंदू पॉपुलेशन है, भारत के जो हिंदू पॉपुलेशन है उसकी नजर इस मंदिर पर पड़े और उसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी उद्धार हो जाए। इसलिए बलूचिस्तान के इस बहकावे में न आकर भारत को बड़े ही सदैव कदमों में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कृपया कर, यदि आपको यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज कृपया कर हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय नमस्कार।